तो लास्ट क्लास में हमने डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करा था। टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन में हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो अपने साथ दो मेल न्यूक्लियाई लेके जाती है। एक न्यूक्लियाई जाके फ्यूज करता है एग सेल के साथ, एक न्यूक्लियाई फ्यूज करता है जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो एग सेल के साथ फ्यूज करता है वो फॉर्म करता है जाइगोट, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है वो फॉर्म करता है एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। जो एग के साथ फ्यूज करता था इस प्रोसेस को कहा जाता था सिंगेमी, और जो फ्यूज करता था जाके पोलर न्यूक्लियाई से इस फ्यूजन को कहा जाता था ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर इन दोनों को कहा जाता था डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें कोई डाउट था डबल फर्टिलाइजेशन में? कुछ पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें अपनी पसंद का पॉलन ग्रेन किसी फीमेल पार्ट के ऊपर डालना है ऑफ सेम स्पीसीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसके मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और फीमेल पार्ट को कवर करके रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिथीन बैग। ठीक है, और जब हम अपने पसंद के पॉलन ग्रेन ले आएंगे तो सेलेक्टेड प्लांट का जो बैग है उसे ओपन किया जाएगा, पोलन को डस्ट किया जाएगा और न्यू बैग अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है इसमें अंदर कुछ पूछना है? देव, अथर्व? नहीं सर। सर मैंने आपको गुड आफ्टरनून बोला था, आपने रिप्लाई नहीं करा। भाई मेरे को आवाज नहीं आई, सच बताऊं तो। आवाज आई होती तो बिल्कुल रिप्लाई करता। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई। मैंने सुना नहीं था, शायद आवाज नहीं आई, पता नहीं किस वजह से। इसके बाद हमने यहाँ पर अगर दो चीजें देखी हूँ, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करी, प्लांट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लांट्स में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने प्लांट्स में पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में प्लांट्स में हमने पढ़ा कि कैसे मेल पार्ट के अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड कैसे फीमेल पार्ट के अंदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा हमने प्लांट का, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि पॉलिनेशन कैसे होती है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होती है, जिसके अंदर हमने एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखी। यहाँ तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो इस चैप्टर में बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट आता है वो कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कि अगर अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो अब हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो होप सो ये टर्म समझ में आई होगी। अभी तक हम प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ चुके हैं, प्री और फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ चुके हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में होप सो क्लियर होगी सारी बातें, अगर नहीं है तो क्लियर कर लो, क्योंकि अभी आने वाले जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन कौन से होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? तो हेडिंग आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट। तो यहाँ पर हेडिंग नंबर कौन सी है? ये था 8th टॉपिक। इसके बाद स्टार्ट करना है हमें आज 9th टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो है 9th। क्या बात है भाई, आज इशिता अथर बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। सर ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, मुझे लगा बिजी हो कहीं पे दोनों के दोनों। वैसे रिदम था वो आया नहीं क्लास में। आ गया, आ गया। चलो, रिदम तो गेम खेलता रहता है। सर नहीं, वो गलती से भिज गया था आपको। चलो ठीक है, तो 9th हेडिंग जो है भाई सब जरूरी है। सर जी भी खेलते हैं गेम, मैं भी खेलता हूँ गेम, पर टाइम से। ठीक है, तो 9th पॉइंट जो है वो आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है वो होता है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म फॉर्म तो हो गया था, पर अगर एक चीज याद हो, मैंने बोला था जो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है, बिल्कुल शुरुआत में जो एंडोस्पर्म बनता है उस एंडोस्पर्म को कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। मींस जो सबसे पहली बार जो एंडोस्पर्म बनता है इट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म अभी हमने बनाया था फर्टिलाइजेशन करके, एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई किसे कहा जाता है, बताना कोई? व्हाट इज सेकेंडरी न्यूक्लियाई? सर जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं। कौन दोनों? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर हाँ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज हो रखे थे उन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहा जाता है, और ये था मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों फ्यूज हुए आपस में और इन्होंने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो सबसे पहली बार एंडोस्पर्म बनता है उसे कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये फर्दर डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। अभी फर्दर कैसे डिवाइड करेगा वो बात की बात है। ठीक है, अभी हमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अभी पढ़ेंगे। फिलहाल इवेंट्स देखो कौन कौन से होते हैं। तो हमने क्या क्या हेडिंग डाली? हमने हेडिंग डाली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या क्या इवेंट देखने को मिलेंगे? हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करता है आगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस इतना न्यूट्रिशन थोड़ी दे पाएगा एम्ब्रियो को कि आगे एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। देखो, एंडोस्पर्म अगर डेवलप करेगा तभी एम्ब्रियो डेवलप हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होने के न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म देता है। इसलिए याद रखना, एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि, या सीबीएसई में भी एक क्वेश्चन आएगा कि एम्ब्रियो जो होता है वो डिवाइड क्यों नहीं करता है जब तक एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा होता है? क्यों नहीं करता है एम्ब्रियो डेवलप? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिशन कौन देता है उसे? एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन ये आता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती अंटिल जब तक थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? एंडोस्पर्म चाहिए होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर हम वेरियस स्टेजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब जब एक प्लांट में एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगी? वो जो जाइगोट बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, सिंगेमी के बाद, वो डिवाइड करेगा वेरियस सेल्स के अंदर, उसी को क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियो कहा जाएगा। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगी तो अगर तुम्हें याद हो, एक जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कहलाने लग जाता है? सीड कहलाने लग जाता है। तो हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। ठीक है, और जो ओवरी होती है वो किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट के अंदर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। तो जैसे हम यहाँ तक खत्म कर लेंगे ओवरी इनटू फ्रूट तक, तो यूं मान लो चैप्टर हमारा 95% हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अलावा और इन सब चारों पॉइंट्स के अलावा और क्या क्या चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, जो तुमसे पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट। तो देखो, डायरेक्ट पॉलिनेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर होता है वो फेड होने लग जाता है। तो ये बात याद रखना, फ्लावर जो होगा फेड होने लग जाएगा, पेटल्स जो होंगी वो गिरने लग जाएंगी। ठीक है, तो सून आफ्टर पॉलिनेशन, soon after pollination, फ्लावर जो होगा वो फेड हो जाएगा। फ्लावर बिगिन टू फेड, फ्लावर हो जाएगा फेड, क्योंकि अब उसके कलरफुल रहने का कोई काम नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें गिर जाती हैं ये याद रखना। कौन कौन सी चीजें गिर जाती हैं ज्यादातर प्लांट्स में? पेटल्स, जो कलरफुल पेटल्स होती हैं गिर जाती हैं। ठीक है, पेटल्स के साथ साथ स्टेमन्स, मेल पार्ट भी गिर जाते हैं। एंड लास्ट वन इज स्टाइल, कुछ प्लांट्स में स्टाइल भी गिर जाती है। ठीक है, विदर अवे, सिर्फ रह जाता है ओवरी और ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर। तो क्या बताया? पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल, ये सब क्या कर जाते हैं? विदर अवे हो जाते हैं। अभी अगर तुमने यहाँ पर नोटिस करा, कौन सा एक पार्ट था फ्लावर का जो यहाँ पर अभी मैंने लिखा नहीं, ये नहीं लिखा कि वो गिर जाता है? बताओ, फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो यहाँ नहीं लिखा कि वो गिर जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? बताओ भाई, नोटिस करो। देखो, फीमेल का स्टाइल गिर जाता है, मेल पार्ट गिर जाता है, पेटल्स गिर जाती हैं। एक चीज रह गई, कौन सी जो नहीं गिरती? सर लास्ट जो है ना, सैपल। सेपल्स, कैलेक्स। ठीक है, सेपल्स, कैलेक्स। अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, जैसे मान लो एक टमाटो लेने जाते हो जब मार्केट में, ठीक है, तो कभी कभी उस टमाटर के ऊपर पत्ते लगे हुए होते हैं हरे हरे, देखा है कभी?
टमाटो विद कैलेक्स। पता नहीं नोटिस करते नहीं करते। जब भी टमाटो खरीदने जाते हो तो कभी कभी उस टमाटर के ऊपर इस तरीके से ये हरी हरी पत्ती देखने को मिलती नहीं मिलती, या हमेशा बिल्कुल प्लेन टमाटर ही आए घर पे? पत्ते वाले टमाटर देखे कभी जिसके ऊपर पत्ते लगे हों खरीद के आने के बाद? यस सर। हाँ, तो ये जो पत्ते लगे हुए होते हैं वो लीफ नहीं होती है, क्या होता है? कैलेक्स होता है। तो कैलेक्स जो होता है कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बाद रह जाता है कुछ प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इसे कहा जाता है परसिस्टेंट कैलेक्स। ये वर्ड याद रखना। कैलेक्स जो होता है वो परसिस्ट कर सकता है। परसिस्ट मतलब रहना, ठीक है, परसिस्टेंस मतलब रहना। तो कैलेक्स में परसिस्ट, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है परसिस्टेंट कैलेक्स किसके अंदर देखने को मिलता है? परसिस्टेंट मतलब जिसके अंदर कैलेक्स फर्टिलाइजेशन के बाद ना गिरे। तो परसिस्टेंस कैलेक्स जो होता है वो देखने को मिलता है इन केस ऑफ टमाटो, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिखाया डायग्राम से, होप समझ सकते हो। तो टमाटो के अंदर परसिस्टेंट कैलेक्स देखने को मिलता है। ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलता है परसिस्टेंट कैलेक्स, ठीक है। तो होप से तुम्हें ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। परसिस्टेंट कैलेक्स मतलब कैलेक्स जो होता है वो गिरता नहीं है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद और क्या पॉइंट्स इसके अंदर बताने हैं कि कैलेक्स जो होता है वो शो भी करता है ग्रोथ, ठीक है। तो कैलेक्स आल्सो शो ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ग्रोथ शो करता है। कैलेक्स शो ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ प्लांट्स के अंदर कैलेक्स ग्रोथ भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल किस प्लांट के अंदर कैलेक्स ग्रोथ शो करता है? एग्जाम्पल फिजालिस, ठीक है। तो इस प्लांट के अंदर कैलेक्स क्या शो करता है? ग्रोथ भी शो करता है। इसके अलावा जितने भी चेंजेस हैं ऊपर लिखवा दिए, तो दो डायग्राम ऐड कर दिए जाए। एक तो टमाटर वाला ऐड कर दिया जाए क्योंकि ये तो बहुत इजीली याद रहना चाहिए। ये डायग्राम अच्छे से लग रहा है, तो सेव। और टमाटर के बाद फिजेलिस का डायग्राम भी देखो मिल जाता है तो। हाँ, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, देखा हुआ तो लग रहा है। चलो, तो ये फिजेलिस है और टमाटर जैसे स्वाद होता है इसका, जहां तक मुझे याद है, खाया तो है। तो क्या कहते हैं ये नहीं याद है, हिंदी में क्या कहते हैं एक्चुअली से। ठीक है, तो भाई दोनों डायग्राम को कर दिया जाए ऐड। सबसे पहले परसिस्टेंट कैलेक्स इन केस ऑफ टमाटो, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम इन केस ऑफ फिजेलिस, कैलेक्स जो है वो ग्रो कर रहा है। तो अगर इसकी तो ब्राउन, इनके तुम जो ब्राउन ब्राउन लीफ देख रहे हो, फिजेलिस जो है इसकी जो तुम ब्राउन ब्राउन लीफ देख रहे हो जिसने इसको पूरे फ्रूट को कवर कर रखा है, इसे क्या कहा जा रहा है? कैलेक्स ग्रोथ कही जा रही है, ठीक है, इतना ज्यादा ग्रो करा हुआ है। तो ये हैगा फिजेलिस के लिए, टमाटो एंड फिजेलिस। होप सो समझ में आ गया होगा ये। तो ये किसके बारे में था? कैलेक्स के बारे में। कैलेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि परसिस्टेंट कैलेक्स किसके अंदर होता है, तो इसलिए इस चीज को भूलना मत। अब यहाँ पर ये बताओ नेक्स्ट हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे? कौन बताएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होते हैं? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल एंड ओवरी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इसके अलावा भी कुछ कुछ चेंजेस और आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, कि फ्लावर फेड हो जाता है, पेटल स्टेमन ये सब गिर जाती हैं, कैलेक्स रुकता है और ग्रोथ शो करता है। तो अभी हम सबसे पहले हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे? बताओ भाई, सामने सर आंसर है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे सबसे पहली हेडिंग। तो हेडिंग 10th इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जब ये यहाँ पर ये जगह खाली ही पड़ी है तो डायग्राम को बड़ा ही कर दिया जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट विच इज ए हेडिंग ऑफ 9th, ठीक है, 9th की ए हेडिंग है ये, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कह रहा हूँ, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में कहाँ पढ़ा अभी?
एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। कैसे एंडोस्पर्म फॉर्म होगा? जैसे मैंने बताया था, वो सिंगल सेल इतना न्यूट्रिशन नहीं दे सकता कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। तो हेडिंग है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करता है। एक सेकेंड, इसके अलावा और कोई चीज भी लिखनी है? नहीं, ये डायग्राम में इसके अगला वाला दूसरा डायग्राम। अब देखो, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं पहले तुम्हें इसको समझा देता हूँ कि एंडोस्पर्म डेवलप कैसे करता है, तब तुम्हें एंडोस्पर्म की स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगी। एंडोस्पर्म जो है वो किस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जरा बताना। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है? ये तो एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। सर सेंट्रल सेंट्रल सेल, ये होगी एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये हो गया सिनर्जिड, ठीक है। और यहाँ पर आएगा जाइगोट। इस टाइम अब यहाँ पर मैं से एक्सेल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? जाइगोट बोलूंगा, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जाइगोट है, ठीक है। हेयर इज जाइगोट। यहाँ पर सेंटर में अब हैगा एक सिंगल न्यूक्लियस, और इस सिंगल न्यूक्लियस का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट है इनसाइड द सेंट्रल सेल। जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल सेल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बताओ। यस सर। ठीक है। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा दबा के, ठीक है। ये दबा के डिवाइड करेगा। ये रहे यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये रहा यहाँ पे सिनर्जिड, ये रहा यहाँ पे जाइगोट। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है डिवाइड करेगा रैपिडली। तो इसने डिवाइड करके एक न्यूक्लियस से बनाया दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस से बनाए चार न्यूक्लियस। कौन सी डिवीजन होती है देखते हैं, किसको पता है? चार न्यूक्लियस से बनाया 8 न्यूक्लियस। कौन सी डिवीजन होती है बताओ भाई? डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इस एंडोस्पर्म का नाम क्या पड़ेगा? कौन गैस कर सकता है इस एंडोस्पर्म का क्या नाम पड़ेगा? कोई गैस करो, इसका नाम क्या पड़ना चाहिए? बोलो, एनीवन गैस? क्या पढ़ना चाहिए एंडोस्पर्म का नाम? सर्कुलर एंडोस्पर्म। ना, गलत। प्री फ्री न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नीचे लिखा हुआ है। हाँ, देख लिया होगा स्टेटमेंट। क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है कौन से डिवीजन से? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड कर रहा है, और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बना रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में या फॉर्मेशन में। इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब जो शुरुआती न्यूक्लियस होता है, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। वो बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है टू फॉर्म या टू गिव फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस स्टेज में एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो सबसे पहला जो टाइप हुआ एंडोस्पर्म का वो क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसे पहला टाइप समझ में आया या नहीं समझ में आया बताओ? आ गया सर। बाकी बच्चे बताओ, आ गया? बढ़िया, चलो। तो इसे क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, इसको कर देंगे इरेज, ठीक है। ये था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है रियल लाइफ में? जो कोकोनट के अंदर वाटर होता है, ठीक है। कोकोनट जो होता है नारियल, उस नारियल के अंदर जो सेंटर में पानी भरा हुआ होता है, उस पानी के अंदर क्या होता है? उस पानी के अंदर होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो अगर तुम्हें याद हो, जब कोई बीमार होता है तो सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाता है? वो नारियल पानी खरीदा जाता है। क्या कहा जाता है? नारियल पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। कुछ कुछ स्टोरीज भी सुनी होंगी तुमने कि एक बंदा आइलैंड पे फंस गया था, उसने 14-15 दिन या 1 महीने 2 महीने सिर्फ नारियल पानी पिया वहां पे, और वो जिंदा रह गया। क्यों? क्योंकि नारियल के पानी के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होता है? वो वाटर में कौन सा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बताओ? विच न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन कोकोनट वाटर? कैप्टम। लो भाई लो, अलग ही आंसर अभी पढ़ा तुमने। मैंने क्या बताया? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल होता है कोकोनट वाटर। कोकोनट
वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट वाटर में क्या प्रेजेंट है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। या जो कोकोनट वाटर वो क्या आएगा? एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो जो तुम कोकोनट का पानी पीते हो वो क्या होता है? टैप्टम नहीं होता। ठीक है, टैप्टम कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर? अगर तुम कुछ सोचो, ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसके अंदर का स्ट्रक्चर है? ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है, या अंतर थोड़ी है यहाँ पे। तो ये फीमेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो तुमने तो बिल्कुल ही ऐसा आंसर बोला जो दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? कोकोनट वाटर होता है। तो जो कोकोनट का पानी तुम पीते हो, जिसे तुम इतना न्यूट्रिटिव कहते हो, इस वजह से होता है न्यूट्रिटिव, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? वो पानी के अंदर वो पूरा का पूरा पानी जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इस कोकोनट वाटर को एक और नाम दिया होता है टेंडर कोकोनट। याद रखना, कोकोनट वाटर का एक और नाम होता है इस कॉल्ड टेंडर कोकोनट। ठीक है, तो ये याद रखना, टेंडर कोकोनट इज अ सेकंड नेम ऑफ कोकोनट वाटर। ठीक है, अंतर समझ में आया नहीं आया बताओ देव? टैप्टम आ बताओ गया जल्दी। हाँ, मतलब कोई मैच ही नहीं दूर दूर। तो भाई एक सेकंड रुको ना, कोई गेट पीट रहा है, उसको पीटू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कौन था क्या मांग रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हमने देखा कि न्यूक्लियस जो होगा वो फ्रीली डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर जो सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा? सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर सेम यही होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस तो बनेंगे, पर हर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसके ऊपर वॉल फॉर्मेशन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस बना, इनके ऊपर हो जाएगी वॉल फॉर्मेशन। फिर दोबारा न्यूक्लियस बने, फिर उनके ऊपर हो जाएगी वॉल फॉर्मेशन। मतलब हर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसके ऊपर वॉल फॉर्मेशन होगी। मींस जो नॉर्मल सेल डिवीजन होती है उसकी तरह यहाँ पे डिवीजन होंगी, सब न्यूक्लियस के ऊपर वॉल फॉर्मेशन होगी। इस तरीके के एंडोस्पर्म को कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसके अंदर हर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या हो? वॉल फॉर्मेशन हो। तो अब यहाँ पर तुम अगर सेकंड टाइप के स्टेटमेंट को देखो, सेकंड टाइप के स्टेटमेंट को क्या दे रखा है? एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म जो होता है अगर उसके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहने लग जाएंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म कहने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है? सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाती है। सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म समझ में आया? बोलो यस जल्दी। सर। अब ये सेकंड टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म होता है ये कहाँ देखने को मिलता है? तो जो कोकोनट के अंदर जो उसकी मलाई होती है और जो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है जिसको हमें निकालना पड़ता है फोड़ के, देखा है तुमने? पानी के अगल बगल में जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है जिसे हमें निकालना पड़ता है चक्कू से या जिस भी चीज की हेल्प से, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है उसे? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एक कोकोनट को अगर लिया जाए, एक कोकोनट के डायग्राम को लिया जाए, मैं क्यों ले रहा हूँ डायग्राम को कोकोनट के? ठीक है, पहले इसको यहाँ पर ऐड करो एंड उसके बाद सेकंड डायग्राम को ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, इन दोनों स्लाइड्स को नोटिस करो, यहाँ पर जो सेकंड स्लाइड है इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि जो टेंडर कोकोनट होता है जिसे हम कहते हैं कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये एक एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, जो मेड अप ऑफ होता है थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई से, जिसके अंदर हजारों न्यूक्लियस होते हैं। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, याद रखना एंट्रेंस में वर्ड मिलेगा देखने को कर्नल, एंट्रेंस में वर्ड मिलेगा देखने को टेंडर कोकोनट। क्या देखने को मिलेगा? टेंडर कोकोनट कर्नल। ठीक है, तो बोला जाएगा जो कोकोनट वाटर होता है या जो टेंडर कोकोनट होता है वो कौन से टाइप का एंडोस्पर्म होता है? तो याद रहना चाहिए कौन से टाइप का होता है? फ्री न्यूक्लियर। जो कर्नल होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, जो कर्नल होता है कोकोनट का, द कर्नल ऑफ कोकोनट इज विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म? इट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ में आ रही है? कैसे बताओगे पेपर में आंसर? यस सर। देव, कैप्टम कहाँ गए? सर्वर टैपटम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, तो मुझे लगा। तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा? सोचना चाहिए, मतलब इधर तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। ठीक है, तो पेपर में जब आएगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या लिखोगे? इन
In common endosperm development, primary endosperm undergo successive nuclear division to give free nuclei. This stage is called free nuclear endosperm. ठीक है, endosperm becomes cellular due to cell wall formation. This is called cellular endosperm. तो दो तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, इसकी स्टेटमेंट अलग से भी लिख देता हूँ. ठीक है, देव, अथर्व, रिदम, तुम्हें समझ में आया सब? यस सर. यस सर. तो चलो ठीक है भाई, बढ़िया. तो स्टेटमेंट देखो एंडोस्पर्म की. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा? जो सेल डिवीजन होगी उसके अंदर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी स्टेटमेंट तो लिख दूं पहले. तो एंडोस्पर्म का जो सबसे पहला टाइप होता है इज नंबर 1. एंडोस्पर्म हैज 2 टाइप्स. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में एंडोस्पर्म के 2 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, उसके बेसिस पे एंडोस्पर्म के वेरियस टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है, जिसके अंदर सबसे पहला जो एंडोस्पर्म शुरुआती में जो सबसे पहला एंडोस्पर्म बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which is also called PEN. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रैपिडली ठीक है. तो ये रिपीटेडली डिवाइड करेगा विदाउट वॉल फॉर्मेशन, विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर जितने सारे न्यूक्लियस बनेंगे इन्हें क्या कहा जाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाएगा. सेकंड, इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं यहाँ पे साथ साथ. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल होगा टेंडर कोकोनट वाटर. टेंडर कोकोनट वाटर. सेकंड टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है उसे कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म. ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? जिसके अंदर आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन वॉल फॉर्मेशन अकर, वॉल फॉर्मेशन अकर. ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल फॉर्मेशन वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सेल वॉल. ठीक है, तो ये हमेशा वॉल ही देखने को मिलेगा तुम्हें स्टेटमेंट में, सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल कर्नल ऑफ कोकोनट. ठीक है, तो पूरा वर्ड लिखा रहेगा व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. ठीक है, क्या लिखा रहेगा? व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. तो ये क्या आएंगी? दोनों की स्टेटमेंट्स हैं और ये हैं एग्जाम्पल की स्टेटमेंट्स. इन दोनों में डायग्राम में या ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, जो उसको समझ में ना आया हो, तो पूछ सकता है. ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में या डेवलपमेंट में हमने 2 तरीके के एंडोस्पर्म देखे. ठीक है, जिसके अंदर एक के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है और एक के अंदर हर न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ वॉल फॉर्मेशन हो रही है. तो यहाँ पर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो गई खत्म. इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा, याद रखना, 1 लाइन का क्वेश्चन आया करेगा कि कर्नल और टेंडर के ऊपर क्वेश्चन आएगा. इसके अलावा भी एंडोस्पर्म के फर्दर और टाइप होते हैं, पर वो इन टाइप्स में काउंट नहीं होंगे. ये तो किसके टाइप्स हैं बताना जरा, किसके टाइप हैं? डेवलपमेंट के टाइप्स हैं. किसके टाइप्स हैं? एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के टाइप हैं. टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. ये क्या आएंगे? टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के टाइप है ऑन डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे टाइप्स हैं, तो ये याद रखना. दिस आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ
डेवलपमेंट, तो ये हेडिंग याद होनी चाहिए डेवलपमेंट के बेसिस पे। इसके अलावा एंडोस्पर्म के दो टाइप्स और होते हैं, इसे कहा जाता है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, ठीक है, पर वो अभी नहीं पढ़ेंगे, सीड में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका नाम क्या होता है, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड, तो वो अभी नहीं पढ़ रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी होगी एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बाद, वो कौन सी होगी जरा बताओ देख के। सर अब तो एम्ब्रियो होगी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ए हेडिंग था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, एंड बी हेडिंग होगी यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, हेडिंग बी इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, तो थर्ड डायग्राम ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर तुम अगर नोटिस करो, जो उसको न्यूट्रिशन देने वाला सब्सटेंस था एम्ब्रियो को, वो तो हो चुका डेवलप। अब जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ना, तुम्हें पता है जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर। इस तरीके से तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या आएगा, जाइगोट है, ठीक है भाई। अभी जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट डिवाइड करता है। डिवाइड कैसे करता है, एक छोटी सेल में डिवाइड करता है और एक लार्ज सेल में डिवाइड करता है। इस तरीके से डिवाइड करता है, एक छोटी सेल में और एक लार्ज सेल में डिवाइड करता है। जो छोटी सेल होगी उसे कहा जाता है एपिकल सेल, ठीक है, और जो लार्ज सेल होती है उसे कहा जाता है बेसल सेल। एपिकल और बेसल सेल में डिवाइड करता है, ये नाम ध्यान रखते रहो। क्या क्या बताया मैंने, जो जाइगोट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ, जाइगोट होता है ये डिवाइड करता है किसके अंदर, दो सेल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी है, एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होगी है, एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर दो सेल्स में डिवाइड करता है, बेसल सेल में और एपिकल सेल में, बेसल सेल में और एपिकल सेल में। यहाँ पर छोटी सेल कौन सी होती है, जो छोटी सेल होती है वो होती है एपिकल सेल, एपिकल सेल जो होती है वो होती है स्मॉल, और बेसल सेल जो होती है लार्ज, ठीक है। तो बेसल सेल जो होती है कैसे होती है, लार्ज होती है। अभी जो बेसल सेल होगी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जो बेसल सेल होगी वो डिवाइड करके बनाती है वेरियस सेल, ठीक है, वो डिवाइड करके बनाती है वेरियस सेल। बेसल सेल डिवाइड टू फॉर्म वेरियस सेल। ऐसे बहुत सारी चेन ऑफ सेल्स बनाती है बेसल सेल, ठीक है। तो बेसल सेल जो होती है वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करके बनाएगी 16 to 18 सेल्स का एक स्ट्रक्चर। तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बना है 16 to 18 सेल का, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सस्पेंसर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। क्या कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को, सस्पेंसर कहा जाता है, ठीक है भाई। इस सस्पेंसर के ऊपर क्वेश्चन आता है एंट्रेंस के अंदर, इस सस्पेंसर की जो पहली सेल होती है उसे क्या कहा जाता है, और इस सस्पेंसर की जो आखिरी सेल होती है उसे क्या कहा जाता है। पहली सेल को और आखिरी सेल को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, तो इनको एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। जो पहली सेल होती है सस्पेंसर की, इसे कहा जाता है हॉस्ट्रम, दिस इज कॉल्ड हॉस्टीरियम, and the last cell is known as hypophysis, is known as hypophysis। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है यहाँ पे, हाइपोफिसिस किस साइड है, तो ये जाइगोट किसके अंदर डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये जाइगोट डेवलप कर रहा है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो कौन आंसर बताएगा, हाइपोफिसिस किस साइड है, चलाजा और माइक्रोपाइल। ओव्यूल की साइड्स कौन कौन सी होती है, चलाजा, बहुत बढ़िया। और हॉस्ट्रम किस साइड है, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। क्या क्या समझ में आया, जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है इनटू टू सेल, ठीक है। अब वो एम्ब्रियो में चेंज होने जा रहा है, जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो। जब बहुत सारे डिवीजन कर लेता है जाइगोट तो उसे एम्ब्रियो कहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इसने दो सेल बनाई, ठीक है। इस दो सेल में उसने एक छोटी सेल बनाई, एक बड़ी सेल। बड़ी सेल को बेसल कहा गया और छोटी सेल को एपिकल सेल कहा गया। जो बड़ी सेल थी उसने चेन बनाई बहुत सारी सेल्स की, मतलब बहुत सारी सेल्स डिवाइड करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिवाइड करके बनाई, और बनाई 16 से लेकर 18 सेल, ठीक है, 16 नहीं 6, बुक में लिखा हुआ 6, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 to 18 सेल स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर को कहा गया सस्पेंसर। इस सस्पेंसर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो पहली सेल होती है सस्पेंसर की उसे कहा जाता है ऑस्ट्रम, और जो लास्ट सेल होती है सस्पेंसर की उसे कहा जाता है हाइपोफिसिस। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो हॉस्ट्रम होता है वो होता है टुवर्ड माइक्रोपाइल एंड द हाइपोफिसिस इज टुवर्ड चलाजा एंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टेज पे जब ये स्टेज बन जाती है, मतलब जब ये स्टेज पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर एपिकल सेल डिवाइड करना शुरू करती है। जो अभी तक शांत बैठी हुई थी, अगर तुमने याद करा हो, ये एपिकल सेल अभी तक शांत बैठी हुई थी, इसने डिवाइड नहीं करा था, सिर्फ बेसल सेल डिवाइड कर रही थी। तो अब कौन डिवाइड स्टार्ट करेगा करना? एपिकल सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, हम दोनों को एक साथ नहीं दिखा सकते वैसे, ठीक है, वरना दोनों एक साथ ही चल रहा होता है। तो एपिकल सेल जब डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके फॉर्म करेगी वेरियस टाइप ऑफ एम्ब्रियो की शेप। ठीक है, तो एम्ब्रियो की शेप बनानी स्टार्ट करेगी, और ये जो एम्ब्रियो की शेप होगी किस तरीके से दिखेगी? कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, ये थी 2 सेल स्टेज। जो छोटी वाली सेल थी इसका क्या नाम होता है बताओ? और जो बड़ी वाली सेल होती है इसका क्या नाम होता है? एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसका नाम होता है एपिकल सेल और इसका नाम होता है बेसल सेल। बेसल सेल ने क्या करा? डिवाइड करके चेन ऑफ सेल्स बनाई। इस चेन ऑफ सेल्स को क्या कहा गया? सस्पेंसर। क्या कहा गया? सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर की पहली सेल का क्या नाम था? हॉस्टेरियम। लास्ट सेल का नाम क्या था बताओ? हाइपोफिसिस। क्या नाम था? हाइपोफिसिस। अगर तुम नोटिस करो, डी जर्नी यहाँ पर दिखा रखा है एंटीपोडल, जैसे डायग्राम को उल्टा दिखा रखा है। तो ये जो दूसरी साइड होगी, जिस साइड ये हाइपोफिसिस है, ये किसकी तरफ होगा? चलाजा की तरफ, और ये जो होगा किसकी तरफ होगा? माइक्रोपाइल की तरफ। अब ये जो एपिकल सेल होती है नीचे वाली, ये डिवाइड करेगी और फॉर्म करेगी ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर अब इस नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखाऊंगा तुम्हें कि डिवाइड करके फॉर्म करेगी ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ब्लैक पेन से बना रहा हूँ एपिकल सेल के लिए। तो एपिकल सेल जो होगी वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगी और एक गोल सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, सर्कुलर सा, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो के ऊपर वेरियस सेल्स होंगी, इन सेल्स को कहा जाएगा सस्पेंसर सेल। तो ये जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, से कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, इस स्टेज को कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो कौन कौन से एम्ब्रियो की स्टेज देखी तुमने? सबसे पहली स्टेज देखी तुमने जाइगोट की। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है इनटू प्रो एम्ब्रियो, इसको कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो नहीं होता है, नू भी होता है, तो इसे कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। इस प्रो एम्ब्रियो के बाद जब एपिकल सेल डिवाइड करने लग जाती है तो कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट स्टेज होती है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद और ज्यादा डिवीजन होनी शुरू होती है। ठीक है, और बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसके बाद और फर्दर डिवीजन स्टार्ट होती है और हमें देखने को मिलता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो और ज्यादा डिवीजन होगी और जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा इन डिवीजन से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो। सर फिर से बता दो, मेरा नेट बंद हो गया था। हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक मैंने क्या क्या बताया? जाइगोट जो है वो डिवाइड कर जाएगा 2 सेल्स के अंदर। ठीक है भाई, एक एपिकल और एक बेसल सेल। बेसल सेल जो होगी वो लार्ज होगी, ठीक है, एपिकल सेल जो होगी स्मॉल होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो बेसल सेल होगी वो डिवाइड करके बनाएगी सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल के अंदर जो सबसे पहली सेल होगी वो कहलाएगी हॉस्ट्रम, और जो लास्ट सेल होगी वो कहलाएगी हाइपोफिसिस। ठीक है, ये 6 to 18 सेल स्ट्रक्चर होता है। इस स्टेज में एम्ब्रियो को कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। तो जाइगोट के बाद जो सबसे पहली स्टेज बनती है एम्ब्रियो की, उसे कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो क्या लाइन लिखी हुई है? जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब इसके बाद क्या हुआ? ये जो प्रो एम्ब्रियो होता है, बोलो भाई, क्या प्रो एम्ब्रियो क्या होता है? प्रो एम्ब्रियो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। मतलब अगर तुमसे बोला जाए डिफाइन करो प्रो एम्ब्रियो को, तो तुम क्या बोलोगे? जब बेसल सेल जो डिवाइड होके जाइगोट से बनी है वो बना दे सस्पेंसर। व्हेन बेसल सेल फॉर्म सस्पेंसर इज दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, जब बेसल सेल डिवाइड करके सस्पेंसर सेल्स को बना दे तो इस स्टेज में एम्ब्रियो को कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ह्यूमंस के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम ह्यूमंस में कैसे स्टेज बोलते हैं? हम ह्यूमंस में बोलते हैं कि जो जाइगोट था, ठीक है, ये जाइगोट जो है वो रैपिडली डिवाइड करेगा। ठीक है,
और बहुत सारी सेल्स बना लेगा। बहुत सारी सेल्स हमारे अंदर बन गई। अभी जो बहुत सारी सेल्स एक ह्यूमंस के अंदर बन गई, अब ये वेरियस बॉडी पार्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करके बनाना स्टार्ट करती हैं हार्ट। तो पहले महीने में एक जो ह्यूमन चाइल्ड होता है, जो इसमें हैगा गेस्टेशन पीरियड में हैगा, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, ठीक है। तो हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट। तो इस टाइम पे अगर तुम नोटिस करोगे, उस बच्चे को देखने की कोशिश करोगे, तुम्हें बच्चे जैसा नहीं दिखेगा वो अल्ट्रासाउंड में। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इस टाइम पे वो सिर्फ 1 महीने का है, ठीक है। उस टाइम पे तुम कुछ भी नहीं बता सकते कि वो बच्चा जो है मेल है फीमेल है क्या है, कुछ नहीं बता सकते बिना जीन्स को चेक करे, ठीक है। तो इस स्टेज में तुम्हें सिर्फ क्या देखी, वेरियस सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, जो एक साथ जुड़ी हुई हैं और हार्ट बीट सुनाई दे रही है, मतलब हार्ट बन चुका है। इसके बाद और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो हाथ बनने लग जाते हैं, पैर बनने लग जाते हैं बच्चे के, ठीक है, सर बनने लग जाता है। उसके बाद क्या, आईज बनने लग जाती हैं, आईलिड्स बनने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हर मंथ के हिसाब से होती है। सेम यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हो रही है एक ह्यूमन के अंदर, सेम ये स्टेज कौन कवर कर रहा है, ये स्टेज कवर कर रहा है एक मैच्योर चाइल्ड बनाने से पहले। इनके अंदर इनका चाइल्ड क्या है, इनका चाइल्ड है सीड, ठीक है। तो एक मैच्योर चाइल्ड बनाने से पहले एक एम्ब्रियो, एक वेरियस चेंजेस आ रहे हैं किसके अंदर, इसके जाइगोट के अंदर वेरियस चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर वेरियस चेंजेस आए थे कि जाइगोट में सबसे पहले क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। डायरेक्ट एक चाइल्ड नहीं बन जाता, उसको 9 महीने लगते हैं सेल्स को इकट्ठा होते होते वेरियस पार्ट्स को बनाने में। तो सेम ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि ये जो जाइगोट है ये अपनी सेल्स को डिवाइड करके नए नए स्ट्रक्चर बना रहा है, ताकि लास्ट में एक मैच्योर एम्ब्रियो तुम्हें मिल सके। मैच्योर एम्ब्रियो जब बन जाएगा तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कोटिलिडन्स देखने को मिलेंगे, रेडिकल देखने को मिलेगा, प्लूम्यूल देखने को मिलेगा। पर उस स्टेज तक आने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये स्टेज बनी कैसे। तो हुआ क्या, जाइगोट ने पहले 2 सेल में डिवाइड करा। जो बेसल सेल थी उसने डिवाइड करके बनाई सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल्स जो डिवाइड होके बन जाती हैं बेसल सेल से, तो इस स्टेज में एम्ब्रियो को कहने लग जाते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। प्रो मतलब सबसे शुरुआती स्टेज ऑफ एम्ब्रियो व्हेन सस्पेंसर सेल्स आर फॉर्म्ड। समझ में आया देव? यस सर। हाँ, तो ये क्या है, एक तरीके से डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। एक बच्चे की, एक प्लांट के बच्चे की डेवलपमेंट पढ़ रहे हो कि उस प्लांट के बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है। पहले वो प्लांट का बच्चा था सिर्फ 1 सेल का, ठीक है। कितने सेल का था, 1 सेल का। 1 सेल से कितने सेल का हुआ, 2 सेल का हुआ। अब 2 सेल से वो कितनी सारी सेल्स का हो सकता है, अराउंड 20 सेल का हो चुका है। तो 20 सेल स्टेज पे तुम उसे क्या कह रहे हो, 20 सेल स्टेज पे तुम उसे कह रहे हो प्रो एम्ब्रियो कह रहे हो। क्या कह रहे हो, प्रो एम्ब्रियो कह रहे हो। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है इसके अंदर फिर चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, जो इसकी एपिकल सेल थी, जो ये नीचे वाली सेल थी, इसने डिवाइड करना स्टार्ट करा, है ना, और बहुत सारी सेल्स बना ली। इस स्टेज पे क्या कहने लग गए, इसे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहने लग गए। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो कब कह रहे हैं, जब एपिकल सेल डिवाइड करके फॉर्म कर ले मैनी सेल्स। दिस सर स्टेज इज नोन एज, हाँ बोलो भाई। सर जो ऑस्ट्रियम के नीचे जो सेल बना हुआ है ये बेसल सेल है या फिर एपिकल सेल है? कौन सी? सर जो जो ऑस्ट्रियम के नीचे बना हुआ है क्या बोलते हैं इसे? इसके नीचे पहले दोबारा बताओ। सर सस्पेंसर के नीचे जो सेल बना हुआ है ये कौन सा सेल है, एपिकल ये सेल ना, है? जो हाँ इरेज सर। करा ये एपिकल है भाई। ये यस तो सर। तुम्हें इससे अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। बेसल जो था इसने क्या बनाया, सस्पेंसर। इसके नीचे जो ये सिंगल सेल पड़ी हुई है कौन सी आएगी, एपिकल ही होगी ना। ये कौन सी सेल होगी, एपिकल सेल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, मतलब जो एपिकल सेल होती है ये और ज्यादा डिवाइड करती है, बनाती है हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो इस स्टेज को कहने लग जाते हैं हम हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद और ज्यादा डिवीजन होती है तो बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम इसको याद तो नहीं करना चाहते क्योंकि हमें ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही, ह्यूमंस में मजा आएगा पढ़ने में। तो तुम्हें पेपर में क्या याद रखना है, पेपर में तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्लांट के अंदर। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। सबसे पहला होता है जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है प्रो एम्ब्रियो, डायग्राम से कोई मतलब नहीं। प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद बना था हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद बना था मैच्योर एम्ब्रियो। बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा सर फिर क्यों पढ़ा रहे थे हमें फालतू में ये सब, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये पता भी तो होना चाहिए तुम्हें कि ये क्यों पढ़ रहे हो, ये ऑर्डर इसी ऑर्डर में क्यों पढ़ रहे हो। ये बात अगर मैं डायरेक्ट लिखवा दूं तो तुम मेरे से ये चीज पूछोगे कि सर ये इस ऑर्डर में हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, इस ऑर्डर में हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों लिखा हुआ है।
क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, ये सब मैंने डायग्राम से समझाई तुम्हें, ठीक है। जैसे जैसे सेल डिवाइड होती रहती है ये नाम पढ़ते रहते हैं उस स्टेज के, ठीक है। समझ में आया सबको या नहीं आया? पेपर में क्या आएगा लिखने को? पेपर में आएगा ये कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। अगर आएगा तो गलती से, आता नहीं है पर बता रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया बताओ? एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलो भाई, एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझ में आया नहीं आया? कोई तो बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा। चलो तब एक बार स्टेटमेंट देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। कोई इस चीज का, इस स्टेटमेंट का रीजन बताएगा कि एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों एम्ब्रियो डेवलप होता है? कोई बताएगा? इसका बहुत सिंपल आंसर है, जाइगोट कहाँ प्रेजेंट होता है? जाइगोट कहाँ प्रेजेंट होता है? एक एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट कहाँ पर होता है? किस साइड होता है जाइगोट? सर बीच में ही होता है। जाइगोट बीच में होता है या यहाँ पर होता है? माइक्रोपाइल की तरफ होता है या बीच में होता है? बताओ। जाइगोट माइक्रोपाइल की तरफ होता है या बीच में होता है? क्या लिखते थे हम? माइक्रोपाइल की तरफ। थ्री सेल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, वन इज एक्सेल एंड टू आर सिनर्जिड। भूल गए देव? सर जो एग सेल होता है वो जाइगोट बनता है। ये तुम्हें अभी तक क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले, ये स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर नहीं हुई? यहाँ पर अगर तुमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था तो इसमें तुमने क्या पढ़ा था बताओ? डबल फर्टिलाइजेशन में तुमने क्या पढ़ा था याद करो? वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद एग सेल एंड इट फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट में कौन सी सेल कन्वर्ट हो रही थी एम्ब्रियो सैक की? बताओ तुम ही दो आंसर। सर एग सेल। एग सेल हो रही थी, तो फिर ये बात तुम कैसे भूल सकते हो? अभी तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा था मैंने यही पूछा था, डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आई नहीं आई? तुमने बोला था हाँ सर समझ में आ गई, तो फिर कैसे डाउट हो सकता है तुम्हें? ठीक है, तो वो क्लियर रखो ना अपने माइंड में चीज को। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। क्यों होती है? क्योंकि भाई जाइगोट माइक्रोपाइल की तरफ ही प्रेजेंट होता है, तो कॉमन सी बात है एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, क्योंकि इसी में लिखा हुआ लाइन में जाइगोट यहाँ पे सिचुएटेड होता है, इस वजह से पढ़ के भी बता सकते थे। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। ये लाइन के ऊपर आता है क्वेश्चन। अब इसका आंसर कौन बताएगा? मैं बता चुका हूँ आंसर। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, वाई? सेम यही लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में कि कुछ एंडोस्पर्म की डिवीजन के बाद ये जब तक एंडोस्पर्म बन नहीं जाता तब तक जाइगोट डिवाइड नहीं करता, वाई? इसके आंसर भी इसी में लिखा हुआ है, बिकॉज सर क्योंकि जो एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो सेम इसी में ये लाइन लिखी हुई है। इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो डिफर होते हैं ग्रेटली। थोड़ा उनके अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस तुम जानते हो मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है और डाइकॉट्स में क्या होते हैं? दो कॉटिलिडन होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस तुम जानते हो किसके अंदर? एक जाइगोट के अंदर और एक एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट की। उनके जो एम्ब्रियो होता है, उनका जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? एक के अंदर सिर्फ मोनोकॉटिलिडन होता है और एक के अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं, मींस कॉटिलिडन्स की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की? स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की? तो सबसे पहले होता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। अब तुम बोलोगे सर वो जो डायग्राम बनाया था आपने वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। जाइगोट, टू सेल स्टेज, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है, एंड लास्ट इज मैच्योर एम्ब्रियो। देख पा रहे हो डायग्राम एनसीईआरटी सर के? यस सर। सर ये समझ में नहीं आया इसमें ना सर, मेरा नेट बंद हो गया था ग्लोबुलर और अर्थ शेप वाले में।
अगर तुम्हें याद हो, मैंने ग्लोबुलर का आंसर तुम्हें क्या बताया था? ग्लोबुलर का आंसर मैंने ये बताया था कि जो बेसल सेल होती है, ठीक है, जो बेसल सेल होती है वो डिवाइड करके क्या बनाती है? सस्पेंसर सेल्स बनाती है। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है। इसके नीचे ये पड़ी हुई एपिकल सेल। इस स्टेज में जब बहुत सारी सस्पेंसर सेल बन जाती है, तो इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को क्या कहने लग जाते हैं? प्रो एम्ब्रियो कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? प्रो एम्ब्रियो कहने लग जाते हैं। अब भाई, अब कौन डिवाइड कर चुका है ये बताओ? बेसल सेल डिवाइड कर चुकी है या एपिकल सेल डिवाइड कर चुकी है? सर बेसल। बेसल कर चुकी है। अब किसका नंबर आता है? एपिकल का नंबर आता है। एपिकल डिवाइड करना शुरू कर देती है और बहुत सारी सेल्स बना लेती है। जब एपिकल डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना लेती है, तो इस स्टेज में एम्ब्रियो को हम कहने लग जाते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहने लग जाते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। समझ में आई बात? इस स्टेज में क्या कहने लग जाते हैं? एम्ब्रियो को हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहने लग जाते हैं। तो जब बेसल ने डिवाइड करा था तब कहने लगते हैं हम प्रो एम्ब्रियो, और जब एपिकल ने डिवाइड करा तो कहने लग जाते हैं हम उसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। समझ में आई नहीं आई बात? बताओ। आ गई सर। मुझे तो नहीं लगता, तुम जिस हिसाब से कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देते हो ना, तो मेरा यकीन उठ जाता है तुम्हारे ऊपर से। कुछ कुछ क्वेश्चन के देते बढ़िया आंसर देते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन के ऐसा आंसर देते हो जैसे मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक एक लाइन भी समझ में नहीं आई चैप्टर की। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? हमने देखा कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। ठीक है, जाइगोट जब तक डिवाइड नहीं करता, जब तक थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म नहीं बन जाता, बिकॉज एंडोस्पर्म को जो एंडोस्पर्म होता है न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर जो ये एम्ब्रियो होता है या जो सीड होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। एक के अंदर 1 कोटिलेडन होता है, एक के अंदर 2 कोटिलेडन होती है। स्टेजेस जो होती हैं क्या क्या होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की? सबसे पहले जाइगोट होता है, फिर बनता है प्रो एम्ब्रियो, देन बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। पेपर के लिए तुम्हें ये याद होना चाहिए। मैं अगर तुमसे नेक्स्ट क्लास में ये चीज पूछ सकता हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, तो तुम्हें ये नाम बताने पड़ेंगे: जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नाम है ये याद करने, इजी याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंस होता है मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो में, वो अभी नहीं करवा रहा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या डिफरेंस होता है। बोलो, कुछ कह रहा था कोई? क्या कह रहे थे? बोलो, कुछ कह रहा था। सर हार्ट शेप्ड कैसे बनता है? हार्ट शेप सेम। अगर तुम्हें याद हो, ग्लोबुलर में किसकी डिवीजन हुई थी? बताओ। एपिकल सेल की। एपिकल सेल की। ये जो एपिकल सेल होता है ये और ज्यादा डिवाइड करता है। एपिकल सेल जो होता है ये और ज्यादा डिवाइड करता है, और डिवाइड करके, बहुत ज्यादा डिवाइड करके ये क्या बनाता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, और इसकी फर्दर और जो डिवीजन होती है, मतलब इसके बाद जो इसकी फर्दर और डिवीजन होती है वो बनाती है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, सेम यहीं से देख देख के बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बनाता है लास्ट में? ये मैच्योर एम्ब्रियो। तो मींस एपिकल की जो डिवीजन होती है वो बाद में नाम चेंज करवाती रहती है, फ्रॉम ग्लोबुलर एम्ब्रियो टू हार्ट शेप एम्ब्रियो टू द मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये स्टेजेस पेपर में बनाने को कभी नहीं आती। ठीक है, ये स्टेजेस पेपर में बनाने को कभी नहीं आती। पेपर में सिर्फ नाम पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो होते हैं उनकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, वो बस पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो इसकी स्टेटमेंट थी ना, मैंने बताया कि जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल के अंदर, एपिकल और बेसल, ये मैं अभी लिख दूंगा और तुम्हें नोट्स में सेंड कर दूंगा। मैं तो इसमें लिख के सेंड करूंगा वो सारी स्टेटमेंट, ताकि तुम पढ़ लो और नेक्स्ट क्लास में से समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। 2 बच्चे भग गए पहले ही, क्लास एंड होने से पहले। नेक्स्ट क्लास में दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।